स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक वो है एंजाइम। ये यूनिट सेकंड से है। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशंस, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट मेड ऑफ प्रोटीन। दिस ऑर्गेनिज्म एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द बायोकेमिकल रिएक्शन taking place in the body, does not do not change while participating in the reaction. He was given in the enzyme name Kunan in 1878. मतलब आपके क्या बोला जा रहा है कि एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने अधिक अणुभार वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीव के शरीर में होने वाली सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं, उनमें एक कैटलिस्ट की भांति कार्य करते हैं। बोल सकते हैं उत्प्रेरक की तरह। प्रतिक्रिया में भाग लेते समय इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं आती है। इनको एंजाइम नाम कुहने नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1878 में दिया। अब बात करती है इसकी सेकंड कैरेक्टर ऑफ एंजाइम्स की। एंजाइम्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले आपका आता है मोस्ट आर सॉल्युबल इन वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब ये एंजाइम्स क्या होते हैं, अधिकांश पानी या जो नमक के घोलों में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सेकेंड, दिस आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये एक जटिल प्रोटीन्स होते हैं। थर्ड, दे आर ऑफ्टन कलरलेस, सम आर द रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन। ये हम बात करें इनके कलरफुल की, रंगहीन होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ पीले, नीले, भूरे हो सकते हैं। चौथा आपकी आती है सम आर सॉलिड एंड फाइबरस। मतलब कुछ क्या होंगे, ठोस होंगे और कुछ रवेदार या रवेदार हो सकते हैं। फिफ्थ की बात करें तो दे फॉर्म में पैसिपेट विथ एल्काइन रिएजेंट। मतलब ये आपकी एल्कलॉइड जो रिएजेंट्स होते हैं, हम बोल सकते हैं क्षारीय अभिकारक के साथ अवक्षेप बनाते हैं। दे आर फुल्ली एक्टिव बिटवीन 25 to 40 डिग्री। ये 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य में पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है दे नेदर चेंज देमसेल्व्स इन द रिएक्शन नॉट टू द चेंज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये जो प्रतिक्रिया में ना तो ये स्वयं चेंज होती है और ना ही प्रतिक्रिया के जो लास्ट स्टेज में बनता है ना प्रोडक्ट, उसको चेंज करने देती है इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं दे एबिलिटी टू इंड्यूस इन वेरी हाई इन दैम। मतलब आपकी जो इनमें उत्प्रेरण की क्षमता बहुत ही अधिक होती है, बहुत ही अधिक। नेक्स्ट है द रिएक्शन कंट्रोल बाय देम आर रिवर्सेबल। मतलब आपकी जो उत्क्रमणीय प्रतिक्रियाएं होती है ना, उनको ये नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है दे वर्क इन सिलेक्टिव। इनका कार्य हम बोल सकते हैं सामूहिक रूप से होता है। मतलब दे वर्क इज कलेक्टिव, सामूहिक होता है। तो नेक्स्ट है आपकी दे आर क्लॉइडल नेचर। मतलब ये क्लॉइडल प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है दे आर अकॉर्डिंग टू जीन्स मोस्ट डिसॉल्वेड इन द साइटोप्लाज्म। ये जो जीन्स के अनुसार हम बात करें तो ये अधिकांश सेल्स के साइटोप्लाज्म में घुले रहते हैं, मतलब कोशिका के कोशिका द्रव्य में। लेकिन कुछ जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम होते हैं, इनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी आपकी कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की कुछ विशेषताएं। बात करें हम नेक्स्ट कि एंजाइम्स की जो नेचर होती है, तो एंजाइम्स की रासायनिक प्रकृति। सबसे पहले इनकी प्रकृति देखें तो सबस्टेंस एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ हायर मॉलिक्यूल वेट मेड ऑफ प्रोटीन्स। द ऑर्गेनिज्म एक्ट ए कैटलिस्ट। हम अगर इनके केमिकल नेचर की बात करें तो कुनिट थे, उन्होंने 1991 में इस शो ऑन किया था दैट एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट ऑफ प्रोटीन रिच नेचर। दे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर फाउंड इन प्रोटॉन्स। Like protein enzymes are from water colloidal solution. They can be chemical divided into the following two groups. एक simple protein enzymes, they are made up of simple protein, and complex proteins enzyme of conjugated enzyme. ये
दो तरह की इसमें प्रकृति होती है इनकी, पहला सिंपल प्रोटीन एंजाइम, दूसरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम। चलिए देखते हैं आपकी जो इनकी नेचर होती है प्रकृति। कुनिज ने 1931 में यह मतलब दिखाया था उनको कि एंजाइम्स प्रोटीन युक्त नेचर्स के होते हैं, साथ ही साथ कार्बनिक कैटलिस्ट होते हैं। इनमें वो सभी विशेषताएं पाई जाती है जो क्या होते हैं प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन की भांति एंजाइम्स भी क्या होते हैं जल में कोलाइडी घोल बनाते हैं। इनको हम रासायनिक दृष्टि से देखें तो दो वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका आता है सरल प्रोटीन एंजाइम, तो हम बोल सकते हैं ये सरल प्रोटीन्स के बने होते हैं। सेकंड आपके आती है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम या कॉन्जुगेटेड। तो ये जो जटिल प्रोटीन्स के बने होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, वे हम बोल सकते हैं नॉन प्रोटीन ग्रुप होते हैं, विशिष्ट प्रोटीन से जुड़ा रहता है अप्रोटीन वाले भाग से। ये दोनों समूह यदि पृथक कर दिए जाते हैं तो ये एंजाइम्स क्रियाहीन हो जाता है। साथ ही साथ जो संयुक्त एंजाइम होते हैं कंजुगेटेड एंजाइम, तो प्रोटीन वाला भाग जो वास्तव में एंजाइम्स होता है जिसे हम एपो एंजाइम्स बोलते हैं, साथ ही साथ नॉन प्रोटीन वाला जो भाग होता है जिसे कोफैक्टर मतलब बोल सकते हैं। इस प्रकार के एपो एंजाइम्स को हम कोफैक्टर से मिला करके एक पूर्ण एंजाइम का निर्माण करते हैं जिसे हम हेलो एंजाइम्स कहते हैं। बात करें इनके नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स की कि एंजाइम्स का नामकरण किस तरह से हुआ, तो दे आर मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन इन द विच नॉन प्रोटीन पार्ट्स it attached to specific proteins. If these two groups are separated, then the enzyme becoming inactive. The protein parts of the conjugated enzyme is called apoenzyme and non-protein part is called cofactor. In the way apoenzyme combines with its cofactor to form complete enzyme which are called whole enzymes. Hear me lock this. समान भाषा में यही कह रहा है कि जो संयुक्त एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन वाला भाग जो होता है जो एंजाइम्स होता है उसे हम एपो एंजाइम्स कहते हैं। साथ ही साथ जो नॉन प्रोटीन्स वाला भाग होता है उसे हम कोफैक्टर कहते हैं या कहलाता है, और ये दोनों पूर्ण रूप से मिल करके होल एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स इन द मॉडर्न मेथड ऑफ नेमिंग एंजाइम। Our enzyme is named after its effect or the name of the specific substance or substrate that is affected by putting as suffix. Go for example, the enzymes that hydrolyzes are जैसे urea is called urease, and the enzymes that break down phosphate is called phosphatase. Similarly, the enzymes that react on sucrose are sucrase. On some substrate enzymes are named using lytic suffix in the place of s. Such enzymes the react on protein is called proteolytic. Sometimes enzymes are named with the nature of the action to by catalyzed. देखिए क्या होता है एंजाइम के नामकरण की इनकी आधुनिक पद्धति में किसी भी एंजाइम्स का नामकरण उनके प्रभाव अथवा उनके द्वारा जो प्रभावित होने वाले विशिष्ट पदार्थ हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट के नाम के अंत में एज सफिक्स लगाकर किया जाता है। जैसे यूरिया की हाइड्रोलाइसिस करने पर एंजाइम बनता है यूरेज, साथ ही साथ फास्फेट्स का विघटन करने वाला एंजाइम फास्फेटेज कहलाती है। इसी प्रकार सुक्रोज के ऊपर प्रतिक्रिया करने वाले एंजाइम सुक्रेज होते हैं। कुछ सबस्ट्रेट के पीछे एच के स्थान पर लाइटिक सफिक्स का भी प्रयोग करके एंजाइम का नामकरण किया जाता है। जैसे प्रोटीन के ऊपर प्रतिक्रिया करने वाले एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। कभी कभी क्रिया के स्वभाव को हम कैटेलाइज करने के आधार पर ही एंजाइम का नामकरण कर दिया करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को स्थानांतरित करने वाले एंजाइम जो होते हैं ना वो डिहाइड्रोजिनेज, साथ ही साथ रासायनिक ग्रुपों को स्थानांतरित करने वाले एंजाइम ट्रांसफेरेज कहलाते हैं। खोज करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर भी एंजाइम का नामकरण किया गया है। बात करें इनके मैकेनिज्म की, एंजाइम की क्रियाविधि किस तरह से होती है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। तो इनके एंजाइमों की क्रियाविधि के बारे में यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट दिए गए थे, 3 परिकल्पनाएं शो की गई हैं। सबसे पहला आपका
लॉयन की और टेम्पलेट हाइपोथेसिस मतलब ताला कुंजी परिकल्पना। This hypothesis was presented by Emil Fischer 1884. According to the hypothesis, each enzyme molecule has a specific type of structure which is called a template. To this, a subset of substance can be added whose molecules can fit into the particular part of the enzyme molecules. पहली जो होती है कॉन्सेप्ट जिसे एमिल फिशर ने 1884 में शो किया था, इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार या परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक एंजाइम्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी संरचनाएं विशेष प्रकार की होती है जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं, और इससे कोई ऐसा ही सबस्ट्रेट या पदार्थ हम बोल सकते हो पूंजी जुड़ जाती है जिसका जो अणु एंजाइम्स होता है अणु के विशेष भाग जो टेम्पलेट होती है उसमें जाकर के फिट हो जाती है। सेकंड है आपकी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स परिकल्पना। तो हेनरी ने 1903 में said that the molecules of its substrate in the template of the enzyme molecules from a compound, the enzyme substrate molecules thus formed into more active and reacting with the water enzymes is later separated from the substrate and then integrate the other substrate molecules. This idea was presented Michael and Manson 1913 enzyme substrate complex hypothesis। मतलब जो उस समय के प्रोफेसर हेनरी थे उन्होंने 1903 में ये बताया कि एंजाइम्स के अणु के जो टेम्पलेट्स में उसके सबस्ट्रेट के अणु क्या हो जाते हैं फंस करके एक यौगिक बनाते हैं और इस प्रकार बना एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंजाइम सबस्ट्रेट अणु बोल सकते हैं अधिक एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, साथ ही साथ जल के साथ क्रिया करके एंजाइम बाद में सबस्ट्रेट से अलग हो जाता है, फिर दूसरे सबस्ट्रेट अणु से क्रिया करता है। इस उनके थॉट को माइकेलिस एवं मैंटेन ने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स परिकल्पना शो की। थर्ड देखते हैं हम इंड्यूस्ड फीड मॉडल हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस वाज प्रेजेंटेड बाय द मॉडर्न साइंटिस्ट कॉसलैंड 1963 में शो किया था। अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम्स इज नॉट फिक्स्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इटसेल्फ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट द एंजाइम मॉलिक्यूल्स undergo such a special change in the structure that it can bind the molecules of its substrate. Therefore, according to the hypothesis, the enzyme molecules is found to has a variability of flexibility in its structures, react by binding to the substrate molecules, changing around the structures of its substrate molecules. इस परिकल्पना को भी आधुनिक वैज्ञानिक थे कॉसलैंड, उन्होंने 1963 में शो किया था। उनके अनुसार एंजाइम की जो आणविक संरचना होती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर निश्चित नहीं होती है, रिएक्शन के दौरान ही सबस्ट्रेट के प्रभाव से प्रतिक्रिया के दौरान एंजाइम के अणु की संरचना में एक ऐसी विशेष परिवर्तन होती है कि यह अपने सबस्ट्रेट के अणु से जुड़ सके। साथ ही साथ इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार एंजाइम्स के अणुओं की संरचना में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि परिवर्तनशीलता या बोल सकते हैं लचक पाई जाती है, जिससे ये अपने सबस्ट्रेट के अणु की संरचना के अनुसार बदल करके सबस्ट्रेट के अणु से जुड़ करके रिएक्शन शो करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की। तो कैटालिटिक प्रतिक्रियाओं के अनुसार लहनिन साइंटिस्ट थे 1970 में, इन्होंने बताया कि एंजाइम्स को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। इसी के अनुसार इनके वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है ऑक्सीडेटिव। मतलब इस वर्ग में आने वाले एंजाइम ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ
को भी उत्प्रेरित करते हैं। जैसे आपकी सुनिक एसिड होती है वो सुनियस डिहाइड्रोजिनेस के आने पर फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसफेरेज दूसरी होती है। ऐसे एंजाइम जो एक क्रियाधार से हाइड्रोजन H+ आयन के अतिरिक्त किसी अन्य समूह का स्थानांतरण दूसरे अणु पर करते हैं, तो ऐसे एंजाइम को हम ट्रांसफेरेज एंजाइम कहते हैं। एग्जांपल आएगा हेक्सोकाइनेज। थर्ड है आपकी हाइड्रोलाइजेस। तो ऐसा एंजाइम जो क्रियाधार का जल अपघटन मतलब हाइड्रोलाइसिस करता है और हाइड्रोलेज कहलाता है। इसके एग्जांपल आएंगे स्टार्च, मंड। नेक्स्ट आती है लाइजेस। तो ऐसा एंजाइम जो जल अपघटन के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से क्रियाधार से या किसी समूह से हटाते या जोड़ते होते हैं, तो उन्हें हम लाइजेस कहते हैं। इसका एग्जांपल है एल्डोज। नेक्स्ट है आइसोमेरेज। तो यह एंजाइम क्रियाधार के समूह के अंत व्यवस्था में परिवर्तन कर पुनः व्यवस्था को प्रेरित करता है, या बोल सकते हैं किसी यौगिक के एक समवयवी को दूसरे समवयवी में परिवर्तित कर देते हैं। एग्जांपल आएगा ट्रायोज आइसोमेरेज। नेक्स्ट है आपकी लाइगेज। तो इन्हें सिंथेटेज के नाम से भी जाना जाता है। ये एटीपी से ऊर्जा प्राप्त कर यौगिकों को जोड़ने की अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं। एग्जांपल आएंगे आपके ग्लूटामिन सिंथेटेज। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स कि एंजाइम्स की संरचना किस तरह होती है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाएं या पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। इसमें सरल एंजाइम केवल सिर्फ प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, साथ ही साथ जो हेलो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। स्टार्टिंग में हमने बताया था। बात करें इनके प्रोसेस की, तो इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं सिंपल एंजाइम्स, तो वो होते हैं सबसे पहले इनमें प्रोसेस होती है प्रोस्थैटिक की, सेकंड होती है कोएंजाइम्स की और लास्ट होती है मेटालिक आयंस की। सबसे पहले देखते हैं प्रोस्थैटिक ग्रुप्स की। तो ये क्या करते हैं, यह कार्बनिक यौगिक जो एकोएंजाइम्स में स्थायी रूप से हम बोल सकते हैं परमानेंटली जुड़े होते हैं। ठीक, ये ऑक्सीडेज और कैटलिस्ट के द्वारा परऑक्साइड को जल व ऑक्सीजन में विघटित कर देते हैं। नेक्स्ट है आपकी कोएंजाइम। ये एपोएंजाइम से टेम्परेरी रूप से जुड़े होते हैं, साथ ही साथ उत्प्रेरण के समय प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, साथ ही साथ एनएडीपी मतलब नियोसैथामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। कुछ एंजाइम जैसे होते हैं थाइमिन, राइबोफ्लोविन एवं आपकी एक आती है स्क्रोबिक अम्ल, वो भी होते हैं। साथ ही साथ जो आपकी क्या बोल सकते हैं कोएंजाइम्स होते हैं, ये पैंथोथेटिक अम्ल के भी होते हैं, पैंथोथेनिक अम्ल शो करते हैं या उनमें पाया जाता है। साथ ही साथ इनमें एक एसिटाइल समूह भी मिलता है। नेक्स्ट आपके मेटालिटिक आयन। तो जैसे कार्बोक्सी पेंटीज जो जिंक की बनी होती है, पेंटेज मैग्नीज, कैटलेस तो आयरन, तो इस तरह के मेटालिक आयन शो करते हैं। अगर इनके इंपॉर्टेंस देखें या हम बोल सकते हैं जैसे एंजाइम्स के कुछ लक्षण होते हैं ना किस तरह शो होती है, तो सबसे पहले आता है आपका उत्प्रेरण की क्रिया आती है। उत्प्रेरण की क्रिया उत्प्रेरित तो करते हैं ना एंजाइम्स सभी को, तो एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। साथ ही साथ यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत नहीं करता है बल्कि अभिक्रिया को प्रेरित करता है। यह स्वतः बिना परिवर्तन हुए अभिक्रिया के अंत में पुनः क्या हो जाती है, हमें प्राप्त होती है। सेकेंड इसकी आती है विशेषता में, तो दूसरी आती है विशिष्टता स्पेसिफिसिटी। तो ये क्रियाधार जो सबस्ट्रेट होते हैं उसके लिए विशेष एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसे कि प्रोटीन पर कार्य करने वाले एंजाइम प्रोटीएज,
या स्टार्च का कार्य नहीं करेंगे। साथ ही साथ थर्ड आती है आपकी अभेदर्मी प्रकृति, मतलब इम्फोटेरिक नेचर के होते हैं एंजाइम्स। क्षारीय पीएच पर ये एसिडिक, साथ ही क्षारीय के रूप में क्रिया करते हैं। हम बोल सकते हैं सर्वाधिक क्रियाशीलता एक विशेष पीएच पर होती है, पोटेंशियल हाइड्रोजन पर होती है, जो सर्वाधिक क्या होता है क्रियाशीलता के लिए अनुकूल माना जाता है। साथ ही साथ चौथी होती है थर्मैलेबिलिटी, मतलब ताप की अस्थिरता। एंजाइम ताप अस्थिर होते हैं क्योंकि इनकी जो सर्वाधिक क्रियाशीलता होती है ना वो 25 से 14 डिग्री के बीच में होती है। लेकिन कुछ बीज व बीजाणुओं में 19 से 110 डिग्री सेल्सियस पर क्रियाशील हो सकते हैं। साथ ही कुछ जीवाणु जैसे थर्मोएसिडोफिल्स में भी 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्रियाशील होते हैं। अगर इनकी प्रकृति की बात करें, हम एंजाइम्स की प्रकृति शो करें तो नेचर इनका, तो ये क्या होते हैं एंजाइम जो होता है वो जटिल पदार्थ मतलब क्रियाधार के रूप में कार्य करता है, फिर वो पुनः सरल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। अगर हम एंजाइम्स में क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो सबसे पहले तापमान पर होती है कि प्रत्येक एंजाइम की क्रियाशीलता एक निश्चित तापमान पर निर्भर करती है, जिसे हम इष्टतम तापमान कहते हैं। निम्नतम तापक्रम पर एंजाइम्स के अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है। साथ ही साथ उसके हाई टेम्परेचर में एंजाइम क्या होती है नष्ट कर दी जाती है, और उच्च तापक्रम पर एंजाइम के प्रोटीन विकृत हो जाते हैं। अगर इनकी हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें पोटेंशियल हाइड्रोजन में, तो एंजाइम की सबसे पहले आता है एंजाइम की सक्रियता। तो प्रत्येक एंजाइम्स क्या होते हैं एक निश्चित पीएच पर अपनी अधिकता सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ पीएच मान के ऊपर या नीचे इसकी सक्रियता कम होती है। सेकेंड देखें तो आपकी माइलिनेटेड तंत्रिका के क्रियाशीलता पर प्रभाव डालती है। जैसे पीएच का मान माइलिनेटेड तंत्रिका के कार्यशीलता हो सकते हैं उनके विभव पर अपना प्रभाव उसी पर डालती है, कैल्शियम के द्वारा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट होती है आपकी किडिनो झिल्ली पारगम्यता पर। जैसे इनके जो जैविक झिल्लियों की पारगम्यता होती है उसके दोनों तरफ मध्य में पीएच के मान पर क्या होती है अंतर आ जाती है। साथ ही साथ नेक्स्ट है रासायनिक क्रियाओं की स्वतंत्र ऊर्जा पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे जीव के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के जो फ्री एनर्जी होती है उनके माध्यम से भी ये प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ डीएनए के जो द्विमीय और त्रिमीय संरचनाएं होती हैं कोशिकाओं के अंदर डीएनए आरएनए के मान में भी कमी आ जाती है। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजनेशन पर भी प्रभावित करते हैं। रक्त नलिकाओं में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजनेशन की दर क्या होती है ऑक्सीजन की एक निश्चित सांद्रता को बढ़ा देती है। हृदय की सक्रियता पर भी पीएच की कमी के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनके दबाव में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में हृदय की जो सक्रियता होती है हम बोल सकते हैं एक्टिविटी हार्ट एक्टिविटी भी प्रभावित होती है। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता उस पर भी ये क्या होती है कमी शो करती है। तो इस तरह थी आपकी एंजाइम।